हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। इस फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज़ में मैं आज लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करूंगा अप्लाइड मैकेनिक्स के फंडामेंटल लॉज के बारे में। माय नेम इज़ कुणाल देवांगन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फंडामेंटल लॉज। अप्लाइड मैकेनिक्स के कुछ बेसिक फंडामेंटल लॉज हैं जिसको पहले अप्लाइड मैकेनिक्स की थ्योरीज को पढ़ने से पहले इन लॉज को पढ़ना ज़रूरी है, जिससे हम अप्लाइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझ सकेंगे। प्रीवियस लेक्चर 1 में मैंने डिस्कस किया था बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट अप्लाइड मैकेनिक्स। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस लेक्चर को देख लीजिए ताकि आपको बेसिक डेफिनेशंस के बारे में, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया लग जाए। उसके बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल लॉज। फर्स्ट फंडामेंटल लॉज टू स्टडी, देखिए बेसिकली क्या है कि मैंने इसे बताया कि मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए कुछ लॉज की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो ये पहले लॉज में फर्स्ट लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर 3 लॉज आते हैं, जैसे कि आपने इसके बारे में पहले ही पढ़ा होगा। इसे सर आइजैक न्यूटन ने दिया था 17th सेंचुरी में। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है आप सबको पता है, अ पार्टिकल रिमेन इन रेस्ट। पार्टिकल जो है रेस्ट पे रहेगा और कंटिन्यूसली मूव करेगा इन ए स्ट्रेट लाइन with uniform velocity if there is no unbalanced force acting on it। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कोई पार्टिकल रिमेन्स रेस्ट पे रहेगा या फिर वो मोशन रहेगा, कंटिन्यूस करेगा स्ट्रेट लाइन पे विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एक फिक्स वेलोसिटी के साथ, अगर उसमें बीच में कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो तो। ओके, तो ये पहला लॉ है, इसके बारे में आप स्कूल में फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक रिवीजन के लिए इस लॉ को बताना ज़रूरी था। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द सेकेंड लॉ, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एंड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल होगा रिजल्टेंट फोर्स के। ओके, डायरेक्शनल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पर देखिए बेसिकली फॉर्मूला निकल रहा है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, सॉरी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन हो गया। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को मैं हटाता हूँ तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन के बदले आ जाता है एम, मास ऑफ द पार्टिकल और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पर आपका लॉ बन जाता है। ओके, तो ये लॉ हुआ सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ये बोलता है द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग बॉडीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड कोलिनियर। मतलब एवरी एक्शन हैज़ इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। इसके सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट ये है कि अगर आप कोई एक्शन कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन ज़रूर होगा, मतलब कोई एक्टिंग फोर्स लगा रहे हैं तो उसका रिएक्शन फोर्स ज़रूर होगा। जैसे कि आपके सामने कोई टेबल रखा है तो आप टेबल पे कोई फोर्स लगाते हैं, कई बार ऐसा होता है हम जब टेबल पे फोर्स लगाते हैं तो टेबल मूव नहीं करता, या कई बार ऐसा होता है टेबल फोर्स लगाते हैं टेबल मूव कर जाता है। मतलब ये है कि जब टेबल मूव नहीं कर रहा मतलब टेबल कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि टेबल पे जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो मोशन नहीं कर रहा है तो फोर्स नहीं लगा रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा बट वो फ्रिक्शन के फॉर्म में होगा। तो हर कंडीशन पे एक्शन के कारण रिएक्शन फोर्स लगेगा। जैसे कि आप कहीं सरफेस पे खड़े हुए हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं जब हम छत पे खड़े रहते हैं तो ऐसा नहीं कि हम नीचे गिर जाते हैं, छत का जो सरफेस है वो हमको होल्ड कर रखता है। जितना फोर्स हम छत के सरफेस पे नीचे की तरफ लगाते हैं उतना ही फोर्स छत हमारे तरफ लगाता है। जैसे आप सरफेस पे खड़े हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ये देखिए इस तरह आप खड़े हुए हैं, तो जितना फोर्स mg आपका नीचे की तरफ लगेगा उतना ही फोर्स ये ज़मीन आपके ऊपर या सरफेस आपके ऊपर रिएक्शन लगाएगा, जिसको मैं नॉर्मल रिएक्शन मान के चलता हूँ। सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और mg जो है नीचे की तरफ लगता है। तो ये इस पर्टिकुलर थ्योरी का, इस पर्टिकुलर लॉ का कॉन्सेप्चुअल डिस्क्रिप्शन है। तो ये 3 लॉज हुए पहले जो फंडामेंटल लॉज के अंडर में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंडर। नेक्स्ट फंडामेंटल लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट टू पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2 आर म्यूचुअली अट्रैक्टेड विथ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स p एंड माइनस p।
दो मासेस, दो पार्टिकल, जो मासेस हैं उनके दो पार्टिकल हैं, जैसे मान लीजिए पार्टिकल एक हो गया आपका m1 मास का और एक पार्टिकल हो गया m2 मास का, वो म्यूचुअली अट्रैक्ट करेंगे इक्वल अपोजिट फोर्स के रेस्पेक्ट में, इक्वल फोर्स P बट अपोजिट। मान लीजिए आपका लेफ्ट टू राइट लग रहा है P, अगर वो पॉजिटिव है तो राइट टू लेफ्ट जो लगेगा निगेटिव हो, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको पता है अगर हम एक्स एक्सिस में ज़ीरो से राइट डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव होता है। उसी तरह से ओरिजिन से या ज़ीरो ज़ीरो से अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तो पॉजिटिव वाई होता है और नेगेटिव वाई हो जाता है ओरिजिन से नीचे तरफ जाने पर। तो यही कॉन्सेप्चुअल चीज़ को बताता है ये थ्योरी। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ, उसके हिसाब से देखूँ तो मास m1 m2 दो पार्टिकल के मासेस हैं। अगर उन दोनों के अगर मान लीजिए डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स जो है, दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस r है और जो कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच एक्ट कर रहा है वो कैपिटल G है, तो इस कंडीशन पे इस लॉ से हम बता सकते हैं P इज़ इक्वल टू, जो फोर्स की वैल्यू होगी P इज़ इक्वल टू, जैसे कि मान लीजिए पार्टिकल एक हो गया आपका ये m1, ये m2, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, और इन दोनों के बीच का जो रेडियल डिस्टेंस है वो r है। तो आप उस फोर्स P की वैल्यू बता सकते हैं जो दोनों की तरफ से लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे। ओके, उसकी वैल्यू हो जाएगी G, कैपिटल G ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये आपको याद रखना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ओके, ये न्यूटन का लॉ है एक और, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहलाता है, उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक सा फार्मूला है। नेक्स्ट लॉ है फंडामेंटल लॉ, थर्ड लॉ है, ये कहलाता है लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ये बहुत बेसिक सा और बहुत कॉन्सेप्चुअल लॉ है, इसको आप प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लॉ ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब ट्रांसफ़र कर देना, ट्रांसमिट कर देना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे। कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए होगा क्या, स्टेटमेंट है, इट इज़ स्टेट दैट, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। इट इज़ स्टेट दैट द पॉइंट, it is stated that the point of application of force can be transmitted to any other point along its line of action। मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है, मान लीजिए ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं, मान लीजिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है इनिशियली यहाँ पर था, ये देखिए इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे यहाँ पर था। अगर मैं इसे बदल देता हूँ सेम लाइन ऑफ एक्शन पे, along इट्स लाइन ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी, उसी बॉडी में लाइन ऑफ एक्शन में अगर बदल देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ, तो फोर्स P एक्ट एट point O be transmitted to O dash along the line of action as shown in the figure। This statement is known as law of transmissibility। मतलब जैसे कि इसको और आसान तरीके से देखा जाए, एक टेबल है, घर में आपके एक टेबल रखा है इस तरह से ज़मीन पे, आप क्या कर रहे हैं, इधर से धक्का मार रहे हैं टेबल को, टेबल पे जो फोर्स लगा रहे हैं मान लीजिए F है या P है, जैसा भी आप फोर्स लेके चलते हैं, इस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए वो पॉइंट O था। अब आप धक्का मारने के बदले क्या करना चाहते हैं, इसको खींचना चाहते हैं, पुश करने के बदले पुल करना चाहते हैं। अभी आप क्या कर रहे थे, इसे पुश कर रहे थे। अब पुश करने की जगह अगर मैं इसे पुल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में इस जो फोर्स जो मैंने लगाया है उसके लाइन ऑफ एक्शन खींच दूंगा। मतलब जिस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया है, इसको थोड़ा लार्ज स्केल पे देखूँ तो जैसे मैंने फोर्स इस तरह लगाया है, तो इस फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है इस पॉइंट पे मैंने जो फोर्स लगाया है उससे डैश डैश लाइन ड्रॉ करूँगा, और जो दूसरे एंड पे ये जो लाइन डैश डैश जाके मिल रही है वहाँ से क्या करूँगा मैं, अब वो लाइन को आगे खींच दूंगा। अगर मैं इस फोर्स को इधर से शिफ्ट करके इधर लगा देता हूँ सेम मैग्नीट्यूड का, तो सेम इफेक्ट देखने मिलेगा, और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल के O से O डैश पे चला जाएगा और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो इस पर्टिकुलर लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। इफेक्ट सेम रहेगा, अभी पहले मैं पुश कर रहा था, पुल कर रहा हूँ, मान लीजिए पहले पुल कर रहा था फिर पुश कर सकता हूँ, बट फिर क्या आएगा, फ़र्क ये आएगा कि लॉ ऑफ लाइन ऑफ एक्शन जो है, लाइन ऑफ एक्शन पे ही आपका फोर्स रहेगा बट ट्रांसमिट कर जाएगा एक पॉइंट O से O डैश की तरफ। इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का नियम या लॉ, फंडामेंटल लॉ है ये भी न्यूटन्स का।
तो ये बेसिक कुछ लॉस थे सेकंड लेक्चर में जो मैंने डिस्कस किए हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बेसिक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले ये लॉस को पढ़ना ज़रूरी है, ताकि इन कॉन्सेप्ट के बेसिस में आप जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकें। मुझे यकीन है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा फंडामेंटल लॉ का। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अगर आपके कोई स्पेसिफिकली टॉपिक है जिसको मुझे डील करना है वो भी आप बता सकते हैं, सजेशन के तौर पे मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, मुझे फॉलो कर सकते हैं, हम इस पर्टिकुलर चैनल को फॉलो कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। और थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, हैव अ गुड डे।